स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम क्लास 12 हेल्थ केयर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को हल करेंगे। और ये प्रश्न हमारे कल के एग्जाम यानी 6/2/2024 के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे वीडियो पर बने हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें ताकि सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, एक ऐसे चिकित्सक का नाम बताइए जिसने पहले सर्जरी करते समय गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था। तो वह व्यक्ति था जिसने सबसे पहले गूगल ग्लास का इस्तेमाल किया था, उसका नाम था डॉक्टर रफेल ग्रासमैन थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, स्वास्थ्य से संबंधित 3D प्रिंटिंग तकनीकी के निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए प्रिंटिंग स्किन, बी में कह रहा है टूटे हुए दिल की मरम्मत करना, सी है रक्त वाहिकाओं को और हृदय के ऊतकों में, और डी है उपरोक्त सभी। तो 3D प्रिंटिंग तकनीक के तहत में हमारा ये तीनों आ जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, ऑप्टोग्नेटिक्स तकनीक क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यह रीढ़ की हड्डी पर इस्तेमाल की जाने वाली एक तकनीक है, बी में कह रहा है नसों के लिए एक तकनीक है, और सी ऑप्शन में दिया गया एक तकनीक जिसमें रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है, और डी ऑप्शन है एक तकनीक जिसमें खरगोश के न्यूरॉन को मस्तिष्क में लक्षित किया जाता है और प्रकाश के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक तकनीक जिसमें रोशनी की मदद से चूहे के मस्तिष्क में स्थित न्यूरॉन को नियंत्रित किया जाता है। साथ ही आप लोग एक और प्रश्न इससे पढ़ के जाइएगा कि मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, पहला अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इसके अलावा आप लोग को एक और प्रश्न जानकारी रखना है कि मादा हार्मोन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन में पाया जाता है। एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन में पाया जाता है, और वहीं अगर यदि नर हार्मोन में पूछे तो टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। इसके अलावा मनुष्यों में लैंगिक गुणसूत्रों की संख्या कितने जोड़ी के होते हैं। तो 23 जोड़ी के होते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, डाइजेस्टेबल सेंसर से संबंधित सही विकल्प चुने। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी कि डाइजेस्टेबल सेंसर आपके शरीर की प्रणालियों की निगरानी करते हैं और आपके शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे वायरलेस रूप से संचारित करते हैं। बी में कह रहा है यह रोगों का पता लगाता है और डॉक्टर को जानकारी प्रदान करता है, और सी में कह रहा है ये भी दोनों। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही जो भी प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है सभी एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं बन सकती है। तो आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को पढ़ कर जाए ताकि एग्जाम में किसी प्रकार का कोई समस्या ना हो। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 5 के बारे में। कृत्रिम रेटिनास प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है। तो कृत्रिम रेटिनास जो है वो संबंधित है, आँख से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग को इससे एक और प्रश्न पढ़ के जाना है कि मानव आँख के में मानव नेत्र के कितने लेंस होते हैं। साथ ही आप लोग को इससे संबंधित प्रश्न पढ़ के जाना है कि लेंस होते हैं। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होते हैं और एक अवतल लेंस होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि अस्पतालों में लाइट बल्ब्स तकनीकी किस रूप में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, कीटाणु रहित और जीवाणु को मारने में, बी सर्जरी करने के लिए प्रकाश का एक स्रोत है, सी है एक सर्जरी के लिए जाने से पहले रोगी को दवा दी जाती है, और डी कह रहा है एक ऐसी तकनीक जिससे मरीज को ऑक्सीजन प्रदान की जाती है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, कीटाणु रहित और जीवाणुओं को मारने के लिए अस्पतालों में लाइट बल्ब तकनीकी का रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 7 को। तो प्रश्न संख्या 7 का रहा, मेलेनोमा बायोप्सी तकनीक पर कटिंग बैग का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है। तो ये मेलेनोमा बायोप्सी जो है इसका उपचार किया जाता है त्वचा के रोग में किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। साथ ही आप लोग को बता देते हैं कि त्वचा रोग जो है कवक के द्वारा फैलने वाला बीमारी है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा एनीमिया बीमारी किससे होती है। तो हीमोग्लोबिन की कमी से, यानी कि मनुष्य में जब रक्त की कमी होती है तो व्यक्ति जो होता है चिड़चिड़ापन हो जाता है, उनका शरीर पतला दुबला हो जाता है और वो मुख्य रूप से एनीमिया की बीमारी से ग्रस्त हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, वार्म डोनर आर्गन परफ्यूजन तकनीक किस शरीर के अंग से संबंधित है। तो बच्चों यह संबंधित है फेफड़े से। यह किससे संबंधित है, फेफड़े से संबंधित है, और हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा।
अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। एम हेल्थ क्या है? एम हेल्थ क्या है? तो एम हेल्थ क्या है? मोबाइल हेल्थ केयर डिवाइस है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। साथ ही वायरस से फैलने वाली बीमारी, प्रोटोजोवा से फैलने वाली बीमारी, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी, ये सभी आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो जैकरियन जॉनसन के द्वारा किया गया था। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। वहीं प्रश्न संख्या 10 कह रहा है स्वयं सेवा कियोस्क तकनीक क्या है? तो यह एक विश्वव्यापी भवन निगरानी प्रणाली है। दूसरा बी में कह रहा है विभिन्न अस्पतालों में प्रयुक्त स्वास्थ्य से संबंधित त्वरित संदेश के लिए। और सी कह रहा है यह एक तकनीक है जिसका उपयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है। वहीं डी कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह एक तकनीक है जिसका उपयोग अस्पताल पंजीकरण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ पे है जिसमें जिसमें प्रजनन से संबंधित प्रश्न को दिया गया है। और प्रश्न संख्या यहाँ पे फिर से हमारा 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें से कह रहा है निम्नलिखित में से कौन आर्ट है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है IUD, गिफ्ट, जिप्ट और डी में दिया गया है दोनों बी और सी। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बी और सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गिफ्ट और जिप्ट दोनों हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर नामक तकनीक उन महिलाओं के लिए अनुशंसित है। ए जो अंडे का उत्पादन नहीं कर सकती, बी कह रहा है जो गर्भाशय के अंदर भ्रूण को बनाए नहीं रख सकती, और सी कह रहा है जो निषेचन के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान नहीं कर सकती, और डी में कह रहा है सभी इनमें से। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? जो अंडे का उत्पादन नहीं कर सकते उन्हीं के लिए गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3। जो महिलाएं डिम का उत्पादन नहीं कर सकती लेकिन उपयुक्त वातावरण प्रदान कर सकती है उनके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा सकता है? तो बच्चों इसके लिए जो उपयोग किया जाता है विधि वो है गिफ्ट विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे। इनमें से किसका उपयोग उन जोड़ों में बांझापन को ठीक करने के लिए किया जा सकता है जहां पुरुष साथी में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है? ऑप्शन भी दिया गया है ए IUD, बी गिफ्ट, सी IUI और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, IUID हो जाएगा। IUID का प्रयोग किया जाता है बांझापन को ठीक करने के लिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि सहायक प्रजनन तकनीक में शुक्राणु को सीधे डिम में इंजेक्ट करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो शुक्राणु को सीधे डिम में इंजेक्ट करने की विधि कहा जाता है ICSI कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि किसी जनसंख्या में IMR में वृद्धि और MMR में कमी किसको दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जिसके परिणाम स्वरूप विकास दर में गिरावट आई है, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप लोग पढ़ के जाइएगा कि WHO का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। WHO की स्थापना कब हुई? तो 1948 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। WHO में सदस्य देश कितने हैं? तो ये 194 देश है। कितने देश है? 194 देश है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है प्रजनन रूप से स्वस्थ मरीज के निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का दृष्टिकोण हमारे देश में अपनाया गया था। तो हमारे देश में अपनाया गया था कब? 1950 के दशक में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। आपातकालीन गर्भ निरोधक प्रभावी होते हैं यदि इनका उपयोग किया जाए। तो यदि इनका उपयोग किया जाए सहवास के 72 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 72 घंटे के दौरान अगर यदि कोई भी महिलाएं या तो व्यक्ति इसका उपयोग करते हैं तो यह कारगर साबित होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 10 के बारे में। नीचे बताए गए यौन संचारित रोगों में से उस रोग की पहचान करें जो विशेष रूप से यौन अंगों को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एड्स, HIV एड्स। और ये एक संक्रमित बीमारी है। और अगर किसी व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और उनका ब्लड अगर यदि किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाता है तो उससे भी एड्स के बीमारी से ग्रसित हो सकता है। तो इन सभी बीमारी से आप लोग बचें और जागरूक होएं। वहीं प्रश्न संख्या 11 कह रहा निम्नलिखित कारणों से
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गर्भ निरोधक विधि रूप में सही साल्य प्रक्रिया है। तो गर्भ निरोधक विधि में सही साल्य प्रक्रिया हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुरुष नसबंदी। यानी पुरुष नसबंदी के बाद जो गर्भ निरोधक की सबसे यानी कि अच्छी विशेषता होती है, तो ये इसका करेक्ट आंसर सी जो है हमारा सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है RCH का अर्थ है। तो RCH का अर्थ क्या होता है? प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है इम्यूनोसेंटेसिस एक तकनीक है जिसका उपयोग ए भ्रूण में अमीनो एसिड चयापचय में त्रुटियों को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। विकासशील भ्रूण में एमनियोसेंटेसिस द्वारा निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता है? तो इसका पता नहीं लगाया जाएगा यानी पीलिया बीमारी का, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा कह रहा है कि गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस सप्ताह में CBS किया जाता है? तो वो किया जाता है 12वां और 14वां सप्ताह में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे दिया गया वो करेक्ट है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे कि गर्भावस्था के निम्नलिखित में से किस सप्ताह में CBS किया जाता है? तो ये किया जाता है 8वीं और 10वीं सप्ताह में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि के कारण है। तो जनसंख्या वृद्धि में वृद्धि के कारण जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी, शिक्षा की कमी और ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये तीनों जनसंख्या वृद्धि में सहायक है। वहीं आप लोग को बता देना चाहते हैं कि प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे जीवित उत्पन्न हुए बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है और प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे मृत उत्पन्न हुए बच्चों को मृत्यु दर कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं और इसके अलावा भी आप लोग को एक और जानकारी देना चाहते हैं कि सबसे कम मृत्यु दर कहाँ पे होता है बच्चे का? तो ये है केरल। केरल में आप लोग नोट कर लीजिएगा, सबसे कम मृत्यु दर है यहाँ पे। प्रश्न नेक्स्ट कह रहा है कम जनसंख्या के परिणामों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे यह किसी देश के गरीब को बढ़ाता है, इससे खाद्य आपूर्ति की कमी हो जाती है, इसके परिणाम स्वरूप बेरोजगारी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किसी देश की जनसंख्या कम करने का सबसे अच्छा तरीका है? लोगों को शिक्षित करना, बेहतर घर बनाना, बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, डी में कह रहा परिवार नियोजन का अभ्यास करना और लागू करना। तो इसका बेस्ट जो आंसर बनकर आ रहा है डी आ रहा है, परिवार नियोजन का अभ्यास करना और लागू करना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उन उपायों का सही वर्णन करता है जिनका उपयोग अधिक जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ये छोटे परिवार के फायदे के बारे में लोगों को शिक्षित करना, बी शादी की उम्र बढ़ाना, सी परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना और डी सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन एक आदर्श गर्भ निरोधक की विधियां विशेषता नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट है HIV, हेपेटाइटिस बी, गोनोरिया, ट्राइकोमैनोसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। HIV एक रोगजनक है जबकि अन्य बीमारियां हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल बैक्टीरिया से होने वाले यौन संचारित रोग शामिल है? तो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा सिफिलिस, गोनोरिया और चेनक्राइड, जो कि है हमारा बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है STD के लिए पुष्टिकरण परीक्षण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि एलिसा, PCR और DNA संकरण, और ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से जो भी प्रश्न था हमने आप लोग को बीच में रखा है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और फाइनल एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को देख कर जाए। इसके अलावा जो भी प्रश्न इस वीडियो से संबंधित जो भी हमारे चैनल पर लिंक में डाले गए हैं सभी को आप लोग देख के जाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।